नमस्कार साथियों। पहले तो बहुत बहुत बधाई हो भैया आप सभी को 15 अगस्त की। और आज ही मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैं आप सभी को बधाई देता हूं 15 अगस्त की आजादी की बहुत बहुत बधाई भैया। ठीक है, देश आजाद हो गया है, आप लोग भी आजाद हो जाइए। आर्थिक तरीके से, पैसे से, हर एक तरीके से आजाद हो जाइए ताकि आजादी का असली मतलब पता चले, ना कि बस वही वाला आजादी। चलिए, हमने पिछले वीडियोस में देखा पैसे के थोड़े बारे में, हमने पैसे के बारे में जाना, समझा, देखा है ना। और हमने अब पिछले एक और वीडियो में देखा कि हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग क्या है। ठीक है, बैंकिंग की हिस्ट्री क्या रही है भारत में, हमने उन सभी चीजों को देखा, जाना, समझा। और अब आज हम जो जानने और समझने वाले हैं वो है बैंक का क्लासिफिकेशन। बैंक भारत में किस तरीके से काम कर रहा है, कौन कौन से बैंक हैं, कौन कौन से बैंक नहीं है, हम इन सभी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्लीज लगे रहिए अंत तक और देखिए, समझिए, जानिए। चलिए, पहला जो है कमर्शियल बैंक, इसके बारे में आप जानते होंगे, जहां पे आपका अकाउंट वगैरह खुला होता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, चार तरह के बैंक होते हैं। चार तरह के बैंक में भी पब्लिक सेक्टर बैंक, फॉरेन, प्राइवेट, आरआरबी, ये चार बैंक होते हैं। ठीक है, इसके बाद कोऑपरेटिव बैंक में दो तरह के और होते हैं, अर्बन और स्टेट। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इन सभी को हम पढ़ने वाले हैं, मगर 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 जैसे सभी बैंकों के पिताजी कौन है? आरबीआई। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे भैया आरबीआई के बारे में। ठीक है, कोई समस्या नहीं। चलिए, इतनी चीजें हमें समझ में आ गई। तो पहले हम आरबीआई का ओरिजिन एंड एवोल्यूशन जानेंगे। ठीक है, तो आरबीआई एक्ट, मैंने ये आपको पिछली वीडियो में बताया था कि भैया 1926 में हिल्टन यंग कमीशन बनाया गया था। ठीक है, जिसे हम रॉयल कमीशन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रॉयल कमीशन के नाम से। इसका गठन किया गया था इसलिए कि भैया कोई ऐसा सैटेलाइट बैंक होना चाहिए, कोई ऐसा सेंट्रल बैंक होना चाहिए जो सभी बैंकों को क्या करे, रेगुलेट कर सके, बता सके भैया ये करना है, नहीं करना है, कंट्रोल कर सके। ठीक है, ये सारी चीजें कर सके, इसी के उद्देश्य के साथ ये कमेटी गठित की गई थी। और 1934 में ये इसने एक एक्ट बनाया और उसके बाद 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई शुरू हो जाता है, बन जाता है, इसका एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। ठीक है, आरबीआई क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि ये एक एक्ट पास करके बनाई गई है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अब इंडिपेंडेंस के बाद मतलब भैया आजादी हो गई। ठीक है, मगर इससे पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ भैया, आजादी तक थोड़ा लेट पहुंचते हैं। ठीक है, आज वैसे भी 15 अगस्त से हम आजाद हो ही रहे हैं। 1935 में जब इस्टेब्लिशमेंट हुआ आरबीआई का, तब इसके गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। अभी मैं इन सभी की आपको तस्वीरें भी दिखाऊंगा। ठीक है, और इसके बाद 1937 में कौन हो गए? टेलर। और 1937 में ही एक ऐसी भी घटना होती है, बर्मा। बर्मा जानते हैं आप लोग? बर्मा, जिसको आज म्यांमार के नाम से जानते हैं। ठीक है, उस समय ये भारत से अलग हो रहा था, तो भैया इनके पास कोई खुद का तो बैंक था नहीं सेंट्रल, तो इन्होंने कहा कि भैया आरबीआई आप अपनी भी सर्विस हमें दे देंगे क्या? तो आरबीआई ने इनका अकाउंट वगैरह संभाला था बहुत दिनों तक। ठीक है, और इसी के साथ जब 1947 में हम आजादी मतलब आजाद हुए थे 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय पाकिस्तान भी बना था। ठीक है, पार्टीशन हुआ था, तो पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट करी कि भैया हमारे पास अभी हम नए नए देश बन रहे हैं, हमारा खुद का कोई सेंट्रल बैंक नहीं है, तो क्या करिए आपकी जो आरबीआई है उसकी सर्विस हमें प्रोवाइड करिए। तो यहाँ पर आरबीआई ने, तो जून 1948 तक आरबीआई ने इनको भी अपनी सर्विस प्रदान करी। ठीक है, तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भैया कौन से ऐसे देशों को आरबीआई ने अपनी सर्विस प्रदान करी है, तो आपको क्या नाम बताना है? बर्मा एंड पाकिस्तान। कोई डाउट नहीं? चलिए, इतना क्लियर हो गया। अब आरबीआई क्या है भैया? ये सुप्रीम मॉनेटरी एंड बैंकिंग अथॉरिटी है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, द नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई टुक प्लेस इन 1949। भैया 1949 में
बैंक का नेशनलाइजेशन होता है, यानी आरबीआई का नेशनलाइजेशन होता है। और उस टाइम पे जो आरबीआई में पैसे लगे हुए थे वो करीब ये थे ब्रिटिश इंडिया के, ठीक है। मगर ये जो पैसे थे 96% वो थे ब्रिटेन की गवर्नमेंट के, ठीक है। तो क्या होगा, तो जब नेशनलाइजेशन हुआ तो इनको पहले 96% जितना पैसा था अमाउंट वो इन्हें देना पड़ा कॉम्पेंसेशन के तौर पे, तब जाकर के आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ, ठीक है। यहां तक बातें क्लियर हो गई, कोई डाउट? चलिए अब थोड़ा सा मैं आपको वही बैकग्राउंड वाली चीजें है कि हिल्टन ने कमीशन 1926 में क्रिएशन ऑफ सेंट्रल बैंक आरबीआई एक्ट पास हुआ 1934 में, ये पूरी टाइमलाइन बता रखा हूं मैं। 34 में जाकर के वो मतलब पास होता है बिल, 1 अप्रैल को 5 करोड़ कैपिटल के साथ आरबीआई बनता है, ठीक है, ऑपरेशन में आता है। 1949 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनलाइज करती है रिजर्व बैंक को, किसके तहत? रिजर्व बैंक ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948 के तहत। यहां तक क्लियर हो गया, कोई डाउट? इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये चीज मैंने आपको दी थी कि बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1948 के तहत आया था, ठीक है। इसके बाद इसको अमेंडमेंट किया गया था 1949 में ही, ठीक है। और इसके बाद बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1965, यहीं से पावर मिलती है आरबीआई को एज इंडिया सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी। इज एनी डाउट? नो। चलिए आगे चलते हैं। तो जरा एक बात बताओ यार, अगर कोई बैंक वैंक बनेगा तो उसको चलाने के लिए आदमी चाहिए कि नहीं चाहिए? मुखिया चाहिए कि नहीं चाहिए? जैसे हमारे घर में होता है, माता पिता क्या होते हैं? मुखिया होते हैं। वैसे ही आरबीआई चलाने के लिए मुखिया चाहिए था। तो क्या हमको चाहिए था? गवर्नर हमको बनाना था, आरबीआई का गवर्नर। तो पहले आरबीआई गवर्नर बाद में बनाएंगे, पहले देखेंगे कि अपॉइंटमेंट कैसे करेंगे हम इनका अपॉइंटमेंट कैसे करेंगे। तो हमको पहले एक प्रपोजल बनाना पड़ेगा, और किसके द्वारा बनाया जाएगा? फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमिटी, ठीक है, जो कि हेड कौन करता है? कैबिनेट सेक्रेटरी। समझ में आ गया? अपॉइंटमेंट प्रपोजल बनाएंगे भैया कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है, ओके। टर्म देखते हैं इनका। वैसे तो 8 मतलब सेक्शन 8 क्लॉज 4 में आरबीआई एक्ट के लिखा हुआ है कि गवर्नर एंड डेप्यूटी गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस फॉर सच लॉन्ग टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर, 3 साल से ज्यादा के टर्म पे काम नहीं कर सकते हैं। बट सेंट्रल गवर्नमेंट में फिक्स व्हेन अपॉइंटिंग देम, ठीक है, क्लियर। रीअपॉइंटमेंट के लिए ये एलिजिबल होते हैं। क्वालिफिकेशन के ऐसा कोई क्वालिफिकेशन नहीं बताई गई है आरबीआई एक्ट वगैरह में। रिमूवल देखें तो रिमूवल में द गवर्नर कैन बी रिमूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई डाउट यहां तक? ये है आपके हाल के गवर्नर ऑफ आरबीआई, इनका नाम क्या है? शक्तिकांत दास, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब गवर्नरों की थोड़ा लिस्ट देख लेते हैं कि भैया इंपॉर्टेंट गवर्नर हम देखेंगे, ना कि सारे गवर्नर देखेंगे, ठीक है। ऑसबॉर्न स्मिथ, अभी मैंने आपको बताया, ये पहले गवर्नर थे आरबीआई के, ये इनकी फोटो आप देख सकते हैं। दूसरे थे जेम्स टेलर, 1937 पे ये चेंज हो गए थे, सेकंड गवर्नर ऑफ आरबीआई। एंड 1943 में क्या हुआ कि सीडी देशमुख पहले भारतीय गवर्नर बने आरबीआई के, ठीक है। सबसे लंबा टेन्योर अगर किसी व्यक्ति का रहा है एज अ गवर्नर ऑफ आरबीआई, वो कौन है? सर बेनिगल रामा राव, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे शॉर्टेस्ट टर्म के लिए कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जिसको गवर्नर बनाया गया था आरबीआई का? तो जी हाँ, बिल्कुल है वो व्यक्ति, और उस व्यक्ति का नाम है अमिताभ घोष, ठीक है। मैं बहुत बहुत माफी चाहूंगा क्योंकि मुझे इनकी तस्वीर नहीं मिली थी, बहुत खोजा मैंने बट नहीं मिली, ठीक है। चलिए अब आप कहेंगे भैया कोई ऐसा प्रधानमंत्री है जो आरबीआई का गवर्नर भी बन चुका है? जी हाँ, बिल्कुल, डॉक्टर मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर बन चुके हैं पहले ही, ठीक है, कोई डाउट इसमें? और ये 1982 से लेकर के 1985 तक गवर्नर रहे, ठीक है, कोई डाउट? चलिए आपसे अगर पूछ लिया जाए कि भैया कोई आईआईटीएन भी है क्या जो गवर्नर बना है आरबीआई का? तो जी हाँ, बिल्कुल, डी सुब्बा राव है जो गवर्नर बने हैं आरबीआई के, आप देख सकते हैं, आपके सामने है, ठीक है, कोई दिक्कत? ये है रघुराम राजन, गवर्नर ऑफ आरबीआई, ये 23वें नंबर के आपके गवर्नर रहे हैं, ठीक है। और ये है उर्जित पटेल, इन्हीं के टाइम पे डीमोनेटाइजेशन जैसी चीज हुई थी। कोई डाउट इसमें? कोई शक नहीं? उर्जित पटेल नाम है इनका,
ठीक है, गवर्नर ऑफ आरबीआई। और आप मुझे ये बताएंगे कि 2016 में नवंबर का वो दिन था, वो मगर दिन कौन सा था, डेट कौन सी थी, मुझे बेचारा कमेंट करके बता दीजिए कि कौन सा डे था। चलिए अब हम जानते हैं सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई। सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई का क्या मतलब है? जैसे भैया पेरेंट कोई कंपनी है, उसकी कोई छोटी सी निचली कंपनी है ना, चाइल्ड कंपनी जिसे कहते हैं। सेम केस आरबीआई के साथ होता है। भाई इनके पास ये सेपरेट बॉडी काम कर रही है, ये आरबीआई है, इनके पास ये सेपरेट बॉडी है जिसे सब्सिडरीज कह रहे हैं। तो ये 4 हैं, ठीक है। अब ये क्या करती हैं? ये रेगुलेशन ऑफ टैक्स एंड वेरियस लायबिलिटी पर्पस में इनका काम करती है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज सच 4 फुल्ली ओन्ड सब्सिडरीज। फुल्ली ओन्ड सब्सिडरीज है, उनका नाम देख लेते हैं पहले। तो पहला नाम है डीआईसीजीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ये है पहला, ठीक है, कोई डाउट इसमें। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, ये दूसरा। रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ये तीसरा है। रेबिट जिसे हम कहते हैं। और चौथा आईएफटीएस, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। ये 4 सब्सिडरीज हैं, इनकी जो टैक्स एंड अदर मतलब लायबिलिटी प्रोसेस में पर्पस में इनका काम करती हैं, इनके साथ काम करती है, ठीक है। असिस्टिव बॉडीज इन आरबीआई, देखिए क्या होता है कि बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल, बीएफएस एंड बीपीएसएस, ये 2 तरह की असिस्टिव बॉडीज हैं जो चेयर की जाती हैं आरबीआई के गवर्नर के द्वारा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं भैया बैंक नोट। ये जो बैंक नोट आपके जेब में आ रही, कहां से आ रही है, कहां से प्रिंट हो रही है, हम इसके बारे में देखेंगे। तो पहला है मध्य प्रदेश देवास घूम के आइए, महाराष्ट्र नासिक, कर्नाटक मैसूर और वेस्ट बंगाल सलबोनी। ये 4 लोकेशन है जहां पे आपको ये देखने को मिलेगा भैया नोट की छपैया चल रही है। तो देखिए कुछ इनमें से हैं जो भारत ओन्ड बाय गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं, ठीक है। तो द प्रेस, जो भी प्रेस है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये है, ठीक है। और ये कंप्लीटली ओन्ड की जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। ये ओनली पीएसयू है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी और मिनिस्ट्री कौन से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कोई डाउट इसमें? चलिए ओन्ड बाय आरबीआई, आरबीआई के द्वारा 2 प्रेस मतलब कंट्रोल किए जाते हैं, कर्नाटक में जो और वेस्ट बंगाल में ओन किया जाता है ये। और यहाँ ओन कौन करता है? इनकी एक सब्सिडरीज है जिसका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, अभी मैंने आपको बताया, और यही ओन करती है, ठीक है। चलिए कॉइन्स के बारे में देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक कॉइन्स को इशू करती है, ठीक है। ये अथॉरिटी, इशूइंग अथॉरिटी ऑफ कॉइन्स होती है। और सप्लाई कॉइन कौन करता है? आरबीआई करता है ऑन डिमांड, है ना। याद रखिएगा बैंक नोट हो, कॉइन हो या 1 रुपए का नोट हो, बनता कहीं भी हो, छपैया कहीं भी, ढलैया कहीं भी होती हो उनकी, मगर जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला काम है ना वो आरबीआई ही करता है। कौन करता है? आरबीआई ही करता है। कोई डाउट इसमें? कोई शक नहीं। 1 रुपए के नोट में किसका साइन होता है? फाइनेंस मिनिस्टर का। कोई इसमें शक मत रखिएगा भैया, ध्यान कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए अब हम जानते हैं फंक्शंस ऑफ द आरबीआई। आरबीआई का फंक्शन क्या क्या होता है? आरबीआई का पहला फंक्शन बैंक ऑफ इशू। अभी मैंने आपको बताया कि भैया बैंक का मतलब आरबीआई काम क्या है? करेंसी छापना, करेंसी को सर्कुलेट करना, ठीक है। इशूइंग मनी इज द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ आरबीआई, ठीक है। 1 रुपए का नोट छोड़ करके और कॉइन्स छोड़ करके ये सभी नोटों को क्या करती है? इशू करती है, ठीक है। 1 रुपए का नोट कौन इशू करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और कॉइन्स कौन इशू करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट ऑल्सो एक्सचेंजेस और डिस्ट्रॉयज और डैमेजेस करेंसीज। प्राइम जो करेंसीज है उनको डिस्ट्रॉय करती है, मतलब जो डिस्ट्रॉय हो चुकी है उनको एक्सचेंज करती है, ठीक है। 1 रुपए का नोट और कॉइन कौन इशू करता है? आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और सर्कुलेट कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और आरबीआई के द्वारा। कोई शक इसमें? चलिए आगे चलते हैं। कस्टोडियन एंड मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। पहले मैं आपको बताता हूं कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। फॉरेन एक्सचेंज 4 तरह का होता है, जैसे कि मान लीजिए गोल्ड हो गया, ठीक है। दूसरा फॉरेन करेंसी हो गया, ठीक है। तीसरा क्या हो गया? एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट। और चौथा क्या है? आरटीपी, ठीक है, रिजर्व ट्रांसपोजिशनिंग, इसका ये मतलब होता है। और इसके बारे में हम पढ़ेंगे आईएमएफ, जब हम पढ़ रहे होंगे तब हम जानेंगे इसके बारे में और अच्छे से। ये फिलहाल गोल्ड आप समझ रहे होंगे क्या होता है, फॉरेन करेंसी क्या होती है ये भी आप समझ रहे होंगे, जैसे कि डॉलर, यूरो, ठीक है। ये सभी फॉरेन करेंसी हैं। तो इनको
कस्टडी में रखना, तिजोरी में रखना और भैया मैनेज करना, यही काम होता है। ये एक और काम है आरबीआई का, ठीक है, ये एक और फंक्शन है आरबीआई का, इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए आगे चले। अब तीसरा फंक्शन है आरबीआई का, क्या, बैंकर एंड डेट मैनेजर टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए बैंक का काम करती है और डेट मैनेजर का काम करती है। जैसे ये बैंक काम करती है सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट के लिए, एक्सेप्ट सिक्किम। सिक्किम के लिए काम क्यों नहीं करती, अब देखिए, तो सिक्किम का कुछ अपना स्पेशल लॉ होने के कारण ये वहां पे वर्क नहीं कर पाती, ठीक है, स्पेशल स्पेशल मतलब प्रिविलेजेस मिले हुए हैं ना सिक्किम को, इसीलिए। तो चलिए, ये सरकार का डिपॉजिट रखती है और सरकार को उधार वगैरह देती है, जब पैसे की जरूरत पड़ती है सरकार को। आरबीआई कैरीज आउट लेंडिंग एंड बोरोविंग, जो सिक्योरिटीज होती है गवर्नमेंट की, वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे भैया ये सेल भी करती है, खरीदती भी है, जो भी है, ठीक है। दो, आरबीआई इज नॉट अ बैंकर टू सिक्किम, इट मैनेजेस इट्स पब्लिक डेट। पब्लिक डेट को ये कुछ हद तक मैनेज करती है, इसके बारे में भी आप जान लीजिए। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि भैया अब कौन सी चीज है, बैंकर टू द बैंक। अगला फंक्शन क्या है इनका, बैंकर टू द बैंक। ये सभी बैंकों के पिताजी हैं, पापा हैं, ये सारे बैंकों को कंट्रोल करके रखते हैं, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। और इनके पास बैंकों का सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो होता है, कुछ अमाउंट होता है जो रखा जाता है रिजर्व के तौर पे, कहां पे, आरबीआई के पास। ये आरबीआई अपने पास रखती है, ठीक है। ये रीडिस्काउंट कर देते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज को, ठीक है, कोई डाउट यहां तक। चलिए, ये कॉल मनी मार्केट जो कि रेगुलेट होती है आरबीआई के द्वारा। कॉल मनी मार्केट क्या होती है, शॉर्ट टर्म लोन लेने की प्रक्रिया है ये, जहां पर कुछ लोग यानी कुछ बैंक या फिर म्यूचुअल फंड या फिर कोई कॉरपोरेशन आपस में पैसे का लेन देन करते हैं इंटर बैंक रेट पर, ठीक है, उसे हम कॉल मनी मार्केट कहते हैं। जहां पर भैया बैंक हो गया या म्यूचुअल फंड हो गया आपस में पैसा एक्सचेंज कर लेते हैं, ले लेते हैं, दे लेते हैं, उसे हम कहते हैं क्या, कॉल मनी मार्केट। और किसके रेट, कौन से रेट पे लेते हैं, इंटर बैंक रेट पे। और रेगुलेट किसके द्वारा किया जाता है, आरबीआई के द्वारा। यहाँ का कोई डाउट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट मतलब क्या है, मान लीजिए कि एसबीआई को पैसे की जरूरत है या फिर एचडीएफसी बैंक को पैसे की जरूरत है, तो क्या करेगा, वो कहां जाएगा, अपने आसपास के बैंकों से पहले पूछेगा कि भैया कोई पैसा वैसा हो दे दो यार। जब कहीं नहीं पैसा मिलेगा तो कहां जाएगा, आरबीआई के पास। यानी जब सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे तो आरबीआई का दरवाजा खुला रहेगा। यही है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। जब बैंक को कहीं पैसा नहीं मिलेगा तो भैया उनको इतना पता होता है कि आरबीआई के पास पैसा मिल जाएगा। चलिए, अब पांचवा फंक्शन इसका ये कि मॉनेटरी मैनेजमेंट। ये मौद्रिक मैनेजमेंट जो इन्फ्लेशन वगैरह होता है उसको कंट्रोल करती है, पैसा कितना है ना, बाहर कितना, अंदर, इस सभी को कंट्रोल करती है, ठीक है। फाइनेंशियल रेगुलेटर होती है ये कमर्शियल बैंक के, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, आरआरबी, लोकल एरिया बैंक और एनबीएफसी, इन सभी की फाइनेंशियल रेगुलेटर है। कोई डाउट। चलिए, बिल ऑफ एक्सचेंज आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ क्या होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है, क्रेडिटर के द्वारा इश्यू किया जाता है डेटर को कि भैया पे अ पर्टिकुलर अमाउंट विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उसे हम कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। ऑर्डर देता है डेटर को कि भैया ये जो पर्टिकुलर अमाउंट तुमको दिया जा रहा है इसको तुम पे कर दोगे, जो तुम्हारे पास टाइम है पैसे वापस करने का, उसी में, उसे कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। कोई डाउट यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है आरबीआई का, रिप्रेजेंटेटिव रोल। रिप्रेजेंटेटिव रोल का मतलब क्या है कि आरबीआई रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को, कहां पर, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में। कोई डाउट इसमें। चलिए, सेंट्रल क्लियरेंस एंड अकाउंट सेटलमेंट, ठीक है, एज आरबीआई keeps CRR from commercial banks, therefore it rediscounts their bills of exchange easily, ठीक है, कोई डाउट इसमें। चलिए, आरबीआई से पैसा लेते हैं बैंक, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, लॉन्ग टर्म भी, शॉर्ट टर्म भी, ओवरनाइट पैसा, ठीक है, ये सभी चीजें। फाइनेंशियल इंक्लूजन, नो फ्रिल अकाउंट, ठीक है। अब प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये बहुत बढ़िया उदाहरण है किसका, फाइनेंशियल इंक्लूजन का। नो फ्रिल अकाउंट क्या होता है, मैं कुछ बता देता हूं। ऐसा अकाउंट जहां पर आपको एक बहुत ही मिनिमम पैसे दे करके अकाउंट आपको खुल जाए। जैसे भैया बहुत पहले ये चलता है कि यार हमारे पास 10,000 रुपया, मान लो एचडीएफसी बैंक में अगर आपको खाता खुलवाना है तो पैसा लगता था 10,000 रुपया, 10,000 रखने के लिए चाहिए। एसबीआई में खुलवाना है तो 10,000 चाहिए था, ठीक है। मगर अब क्या हुआ, 2005 में एक ऐसी सुविधा लेकर के आए कि भैया कोई भी व्यक्ति अब जा करके अपना अकाउंट खुलवा सकता है, चाहे उसके पास 500 है, 200 है, 400, कितना पैसा भी है, वो जाके अपना अकाउंट खुलवा सकता है, मात्र एक सिंपल चीज करवा के केवाईसी। यानी केवाईसी मतलब क्या होता है, नो योर
कस्टमर इतनी चीज करवाता है और उसका अकाउंट खुल जाता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसीलिए मैंने बताया कि इसका बहुत बढ़िया उदाहरण है। ठीक है, अब तो ऐसा हो गया है कि भैया 0 पैसा, तुम्हारे जेब में पैसा नहीं है तो भी तुम्हारा अकाउंट खुल जाएगा। और ऐसा क्यों किया गया है? ताकि हर एक व्यक्ति तक बैंकिंग की सुविधा पहुंच सके, वो बैंकिंग के बारे में जान सके, पैसा के बारे में जान सके कि हाँ कोई ऐसी सुविधा भी है। कोई डाउट यहां तक? चलिए आगे देखते हैं कि क्या है, अगला फंक्शन क्या है। डेवलपमेंटल रोल्स लाइक पीएसएल। अब देखिए ये जो बैंक है ना, एचडीएफसी बैंक हो गया, ठीक है, मान लीजिए एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ठीक है, इनके पास जो पैसा होता है, मान लीजिए इनके पास 10 रुपए है, किस चीज के लिए? लोन देने के लिए। अब ये 10 रुपए है तो लोन बांट देंगे। यहाँ पे 10 रुपए आपको बहुत छोटा अमाउंट लग रहा होगा, मैं आपको इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं। 100 करोड़ रुपए है लोन देने के लिए। तो अब आरबीआई ने क्या कहा है कि भैया ये जो तुम्हारा पैसा है ना, इसका 40% तुमको इन्वेस्ट कहां करना है? तुमको इन्वेस्ट 40% का लोन कहां देना है? पीएसएल में। अब ये पीएसएल क्या है? पीएसएल का मतलब होता है कि प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग। ठीक है, अब प्राइमरी मतलब बहुत जरूरी कोई काम होगा, लेंडिंग माने उधार देना है, सेक्टर कुछ ऐसे सेक्टर्स को। अब वो सेक्टर कौन से हैं? एमएसएमई हो गए, ठीक है, हाउसिंग हो गए, एग्रीकल्चर हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सभी क्या है? पीएसएल है, प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग है। ठीक है, तो आरबीआई ने कहा कि भैया ये जो पैसा तुम्हारे पास है ना लोन देने के लिए, जिसको तुम पैसा बांट रहे हो बाहर, इसमें से 40% पीएसएल में जाना चाहिए। क्लियर? यही है डेवलपमेंटल रोल। इससे क्या होगा? ये डेवलपमेंट होगा ना भैया, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये सब जो लोगों को पैसा नहीं मिलता है इसलिए। कोई दिक्कत, कोई डाउट? तो चलिए आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। बहुत सारे लोगों को डिमांड आ रहा था कि भैया वीडियो थोड़ा छोटी बनाया करिए, मैं कहा बिल्कुल छोटी बनाऊंगा। तो आज की वीडियो बहुत छोटी है, अगर आई होप आपको समझ में आया होगा कि भैया आरबीआई कैसे काम करता है, और हम इसके आगे भी आरबीआई के बारे में चर्चा करेंगे। 1-2 क्लास में खत्म हो जाएगा आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह। ठीक है, तो कोई शक, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल फेंक के मारना, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए भैया, नहीं तो बहुत यार मेहनत लगती है भाई यार पीपीटी बनाने में, वीडियो बनाने में। पता है आप लोग के लिए सुबह सुबह उठ के वीडियो बनाता हूं मैं, है ना। चलिए कोई बात नहीं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तब तक मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद। ठीक है।